अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज सेक्शन बी से स्टार्टिंग द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। सेक्शन बी में बेटा आप लोगों के पास 5 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स बताता है। तो चैप्टर 3 अगर आप बीबीपी स्पेसिफिकली अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बीबीपी के अंदर चैप्टर 3 सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों ही फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने में इतने सारे काम करने होते हैं, इतनी सारी चीजों को लॉफुली हमें फॉलो करना होता है, तो उस वक्त ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि हम उसको एक जगह जमा कर लें। बट क्योंकि डिटेल्स इतनी ज्यादा हैं, तो अगर ये एक चैप्टर भी बना देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो एक हैवी ड्यूटी चैप्टर बनता। बट स्टिल तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया है। इसके बाद फिर चैप्टर 5 जब आएगा आपके पास, तो चैप्टर 5 में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसके कंटेंट्स होते हैं उसके बारे में फिर बात करेंगे। एंड देन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया जाए तो उस सूरत में ब्रीच किस वक्त होता है, कैसे होता है, उसके लिए लॉफुल क्या टर्म्स हैं, उसकी रेमेडीज कैसे की जाएंगी। तो ये चैप्टर 3, 4, 5, 6 ये 4 चैप्टर में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाएगा। सेक्शन बी क्योंकि लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि ऑब्लिगेशंस के ऊपर क्या लॉज हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक दूसरी चीज टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट का भी तस्करा किया जाता है, जो कि चैप्टर 7 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन भी हमारा इंशाल्लाह ताला अब ये रिज्यूम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो हमारे पास जो यहाँ पर कंटेंट्स हैं जो हमने इस चैप्टर 3 के अंदर देखने हैं, सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया जाएगा। एंड देन उसकी डेफिनेशन के बाद आपको ये बताया जाएगा कि आजकल के जो दौर में मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या क्या चीजें असर डालती हैं। फिर अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके एसेंशियल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। तो ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देन कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म क्या होगी, और फिर उसके बाद असल बात शुरू हो जाएगी कि जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं ऑफर। फिर ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस हमारे इस चैप्टर 3 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो डील किए जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ के देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कहते किसको हैं। अगर मैं सिंपल लफ्जों में बात करूं तो इसको एक प्रॉमिस कहते हैं, एक वादा कहते हैं, एक एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि लीगली पार्टीज को एक दूसरे के साथ बाइंड कर देता है, पार्टीज को बाउंड कर देगा किसी भी टर्म्स के ऊपर जो भी उन पार्टीज ने एग्री की होंगी। ठीक है। और बेसिकली ये एग्री होना दोनों पार्टीज के लिए सेम शराइत पर जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी की बताई हुई टर्म्स पर अग्री ना करे तो कॉन्ट्रैक्ट फिर फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंसेंटिंग माइंड्स का नतीजा है, सिमिलर माइंड्स का नतीजा है। ठीक है। अब पार्टी ने सही किया, गलत किया, पार्टी सही काम कर रही थी, गलत काम कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया या नहीं किया, ये फिर डिपेंड करेगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन दोनों ने जब एग्रीमेंट किया था, उन दोनों पार्टीज ने या जितनी भी पार्टीज है। ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो, ये एग्रीमेंट मल्टीपल पार्टीज के दरमियान भी हो सकता है, मगर हम यूजुअली 2 पार्टीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो भी पार्टीज हैं उनको उनके कहने के मुताबिक या जो उन्होंने लिखा था या जो उन्होंने किया था उस हिसाब से फिर जज किया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए अल्फाज का इस्तेमाल लिखा हुआ हो, ओरल हो, कहा हो या एक्शंस के जरिए से हो, तो उस वक्त जजमेंट होगी रादर देन सोच। सोच से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तुम सोच क्या रहे हो ये चीज मैटर नहीं करती, तुमने जो लिख दिया वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आजकल के जो ये जो मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके ऊपर अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं। देखो, एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी एग्जांपल आपको नजर आएगी, मिसाल के तौर पर जब आप किसी कंपनी से कुछ परचेज करते हो, मिसाल के तौर पर कराची में जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है जिसको हम के इलेक्ट्रिक कहते हैं, तो अगर वो के इलेक्ट्रिक से कोई कनेक्शन लेगी तो वो कनेक्शन के रूल्स
जो जो क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक पार्टी है और दूसरी पार्टी आप एज अ कंज्यूमर हैं जिसने कंज्यूम करना है। तो अब क्योंकि आप उनके साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो आपको बिजली सप्लाई करेंगे और आप उसके अगेंस्ट उनको पेमेंट कर रहे होंगे, तो उसके लिए उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हर घर से अलग ही किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ हो कि आपसे क्या डील हुई। तो ऐसे में के इलेक्ट्रिक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि हर शख्स के लिए, हर घर के लिए, हर पार्टी के लिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ही होगा। अब इसकी सेग्रीगेशन बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट्स और जो कंज्यूमर एग्रीमेंट्स हैं वो बिल्कुल उसमें फर्क और वेरिएशंस और रेट के बारे में अलग चीजें आ सकती हैं। मगर ये भी अगर हम बिजनेस या नॉन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हम दोनों को फिर उसमें इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ मास प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। देखो या तो मास प्रोडक्शन होगा या फिर वो इदारा जो कि ये कोई सर्विसेज या कोई चीज ऐसी सप्लाई कर रहा है तो वो एक नेशनलाइजेशन की वजह से है, मुल्की इदारा है, ठीक है। तो ऐसे में फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो सबके लिए सेम होगा। अच्छा, अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ज्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो उनके लिए आसान तो होता ही नहीं ना कि वो हर हर कंज्यूमर से बैठ के इंडिविजुअली निगोशिएट करें। तो इसलिए में वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो आजकल मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट की एक शक्ल तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एक और फैक्टर जो कि आजकल के कॉन्ट्रैक्ट को इम्पैक्ट डालता है उसको हम कहते हैं इन इक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर। देखो, बार्गेनिंग पावर किसे कहते हैं? हर शख्स की अपनी एक सलाहियत होती है प्रोडक्ट खरीदते हुए, सर्विसेज को अवेल करते वक्त, कि वो उसको किस तरह अवेल करना चाहता है और उस सर्विसेज को अवेल करने के लिए वो कितने पैसे किस अंदाज में देना चाहता है। ठीक हो गया। तो अक्सर पार्टीज जो होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती हैं उनमें उनकी बार्गेनिंग पावर सेम जरूरी नहीं है कि सेम हो, वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब होता क्या है कि बाज औकात मामूली किस्म के कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स। तो एक्सपर्ट पार्टीज जो होंगी ना, वो ऐसे ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स से फायदा उठा लेती हैं। ऑर्डिनरी कंज्यूमर जानता नहीं है कि हमने क्या बात करनी है, कैसे करनी है, बंदा घबराता है। आप भी अगर मार्केट में किसी के साथ कोई डील करने जा रहे हो, मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी के अंदर, और किसी बिल्डर से बात करने जा रहे हो, तो ऐसे में फिर वो बिल्डर का एक्सपीरियंस और क्योंकि वो एक्सपर्ट है तो वो अपने उस गैर मामूली नॉलेज का फायदा उठा के आम कंज्यूमर्स को थोड़ा सा बेवकूफ बना के या थोड़ा सा अपनी बातों में उलझाकर अपनी मर्जी की बात कर लेता है। ठीक है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स थे इनकी क्योंकि बार्गेनिंग पावर जो थी वो इक्वल नहीं थी, सामने वाले कुछ ज्यादा एक्सपर्ट्स थे, तो ऐसे में लॉ फिर दरमियान में इंटरवीन करता है। ठीक है। तो याद रखो कि लॉ हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री नहीं मारता, और ये उसी सूरत में होता है कि जब फिर शिकायत की जाए कि भाई हमसे इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया गया है कि जिसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है और वी आर एट बे, यानी हमें किनारा रख कर दिया गया है और ये तो अपनी मर्जी की चीजें करवा रहे हैं, तो फिर लॉ की हेल्प ली जाती है और लॉ फिर हेल्प भी देता है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर बार्गेनिंग पावर इनइक्वल नजर आ रही है तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल द ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स। ठीक है। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात, अच्छा, तीसरी बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। दोस्तों एक बात याद रखना कि कंज्यूमर जो है ना वो दो बड़े एरियाज में ना उनके इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो यानी आप ये कह सकते हो कि जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट है ना वो दो बड़े एरियाज के अंदर मिलेंगे आपको। नंबर एक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं, क्योंकि ये एजेंसीज अगर अपना काम ठीक से ना करें तो फिर ऐसे में जो कंपनीज हैं वो कंज्यूमर से को प्रोडक्ट भी नाकिस क्वालिटी की, नाकिस सर्विसेज, बेकार सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, और कंज्यूमर जो है वो उसमें अपने एंटाइटलमेंट या अपने राइट को वो क्वेश्चन भी ना कर पाए और वो बोले कि यार अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। तो ऐसे में फिर ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग है जो कि बेसिकली ये एजेंसीज के तौर पर जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे इस दौर के अंदर मास मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है और बाज औकात कुछ कॉम्प्लेक्स गुड्स ऐसी थी
कि जिसका मतलब ये होता है कि वो गुड्स की कॉम्प्लेक्सिटी या उन चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होती है कि कंज्यूमर फिर अपनी जजमेंट पर रिलाय नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी सोफिस्टिकेटेड गुड्स खरीद रहा है कि उसको उसकी बारीकियों का पता ही नहीं है। और ऐसे में जब प्रोडक्ट जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो उतना ज़्यादा आदमी उसमें बेवकूफ़ बन जाता है और वो बोलता है कि यार मैं तो ये सोच रहा था और अब ये मसला हो गया और इसको कंपनी ठीक भी नहीं करके दे रही, तो मतलब तो नुकसान हो गया। तो ऐसी जगहों पर भी फिर ये एजेंसीज क्या करती हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने आ जाती हैं। तो हुआ तो बेसिकली उस कंज्यूमर का उस कंपनी के साथ या कॉन्ट्रैक्ट था टू गेट दोस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मगर वहां पर क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर अनफेयर ट्रेडिंग नजर आ रही होगी तो उसको फिर देख लिया जाएगा। इसके अलावा कंज्यूमर को के इंटरेस्ट को मजीद प्रोटेक्ट करने के लिए बाकायदा लेजिस्लेशन भी बन गए। और लेजिस्लेशन के अंदर अगर मैं नाम लूं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट का, ये एक नाम है, उसको बड़े शॉर्ट फॉर्म में लोग अक्टा का नाम भी देते हैं, यानी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट। 1977 में ये एक्ट आया था और जो कि बेसिकली डील करता था, ये हमारे कोर्स में आगे है, इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह ताला आएगी अपने टाइम पे, तो उस वक्त हम तफसील से देख भी लेंगे। बस सिंपली इतना समझ लें कि जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट है, तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है ऐसे कंज्यूमर्स को कि जिसमें ऐसी टर्म्स डाल के अनफेयर एडवांटेज गेन कर लिया किसी एक पार्टी ने। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात हो गई। और दूसरा एक और एक्ट भी आया था, उसको हम कंज्यूमर क्रेडिट एक्ट भी कहते हैं, यानी कि जो हम लोन्स वगैरह ले लेते हैं कंज्यूमर्स, तो वो उसमें फिर उनके लोन्स पर क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए हैं। देखो, बैंकिंग ने तो बड़े लोन्स दिए हमें किसी जमाने में, हमारी सोसाइटी को, मगर फिर अब बाद में उनके रूल्स को मॉडिफाई किया गया और लोगों से पैसे को वापस रिकवर करने के लिए जो पॉलिसीज बैंक्स ने या बिजनेस ने बनाई हुई थी, वो बहुत ऐसी खौफनाक थी कि उसमें बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते थे, बदतमीजी होती थी, उसमें थ्रेटनिंग का काम भी शुरू हो चुका था। तो ऐसे में फिर रिस्ट्रिक्ट किया, हर किसी को लोन्स भी आसानी से नहीं मिलते, तो ये चीजें बेसिकली कंट्रोल करने के लिए कि कोई मिसहैप्स ना हो, वरना सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल हो जाए। ये तो तीन बातें हो गई जो हमने देखी हैं अभी किसके मुतालिक, मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। चौथी बात, उसको हम बैटल ऑफ द फॉर्म्स का भी नाम रखते हैं। देखो बेटा, बैटल ऑफ द फॉर्म्स को ऐसे समझ लो कि ये दो कमर्शियल बिजनेसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई दो बिजनेसेस हों और उनके दरमियान में आपस में कोई कमर्शियल एग्रीमेंट्स हो रहे हों। ठीक है, अब जाहिर है कि हर बिजनेस के अपनी स्टैंडर्ड टर्म्स होंगी ना कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो हो सकता है कि उनकी कमर्शियल एग्रीमेंट्स में कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई झगड़ा आ जाए। ठीक है, और हर पार्टी बिजनेस अपने अपनी खुद की स्टैंडर्ड टर्म्स पे करना चाहें, तो अब मसला ये होता है, जो इशू ये आ रहा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो भाई हम अपनी जो टर्म्स हैं वो जो है ना वो चाहते हैं और दूसरी पार्टी कहती है हम अपनी टर्म चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, गलती हो गई, टर्म्स को गौर से नहीं देखा, अब फंस गए, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें राइट साइड से जाना था, आपके कॉन्ट्रैक्ट आपने अपनी टर्म्स में लिखा था हम तो लेफ्ट साइड से जाएंगे। तो अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि नहीं जी आपने एग्री किया कि राइट साइड से जाना है, तो अब आपको राइट साइड से जाना पड़ेगा। दूसरी पार्टी कहती नहीं जी आपने तो मेरे साथ एग्री किया लेफ्ट साइड पे जाना है, तो अब क्योंकि आपके अपने अपने स्टैंडर्ड टर्म्स बने हुए थे और वो अग्री नहीं हो रही थी, तो ऐसे में ये बैटल ऑफ द फॉर्म्स बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी केयर की जरूरत होती है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये कमर्शियल बिजनेसेस जब ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स करने जा रहे होते हैं, तो उनको निगोसिएशन स्टेज के ऊपर बहुत तफसील से एक एक चीज को क्लियरिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं या वो जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे, ताकि उनका कंसेंटिंग माइंड बन जाए। तो फिर ये फॉर्म्स की जंग कहलाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ द फॉर्म्स। आपकी बुक में आपको GHSP INC वर्सेस AB इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 2010 का एक केस मिलेगा। ठीक है, तो उसको आपने इससे रिलेटेड जरूर देख लेना है। क्योंकि उस केस के अंदर भी बेसिकली हुआ ये था कि वो जो क्लेमेंट था, जो बेसिकली एक पार्टी थी जो कि ये मैन्युफैक्चरर थी, कि जो भी मोटर व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियां जो होती हैं और जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं, तो उसके कंट्रोल सिस्टम की वो मैन्युफैक्चरर थी। ठीक है, तो जो यानी ये एक पार्टी थी। अच्छा, जो पार्टी थी जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लेमेंट है इस केस के अंदर, क्लेमेंट GHSP इनकॉर्पोरेशन। अब हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिफेंडेंट यानी AB इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो दूसरी कंपनी थी, उससे उन्होंने मोटर व्हीकल्स के लिए कुछ पेडल सेंसर्स खरीदे।
आपको तो पता है ना कि जो नई गाड़ियां हैं उसके अंदर, पुरानी गाड़ियों में तो मैकेनिकल सिस्टम होता था कि एक्सेलरेटर पे आप पैर दबाते थे तो उसके साथ एक एक्सेलरेटर वायर अटैच्ड होती थी, जिस जो कि ऑल द वे होती थी इंजन के पास जाती थी और कार्बोरेटर के नीचे एक पॉइंट को वो पुल करती थी। यानी जब आप एक्सेलरेटर पे पैडल पे पुश करते थे तो वो सिस्टम ऐसा बना था कि वो वहां से वो तार पीछे खींचता और फिर आपका इंजन जो होता था वो चलता था और वो बूस्ट मारता था। तो ऐसे में अब जो नए सिस्टम है उसमें क्या होता है कि ये तार का सिस्टम खत्म हो गया, अब सेंसर्स बना दिए गए। वो सेंसर जो है एक्सेलरेटर पे जो आप पुश करते हैं तो सेंसर उस पुश को फील करता है और सेंसर फिर मैसेज ट्रांसमिट करता है रिसीविंग सेंसर को, और फिर वो वहां से उसको इंजन को बूस्ट दे रहा होता है। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम जाहिर है कि वे बड़े डेलिकेट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्लेमेंट ने कुछ पेडल सेंसर्स को डिफेंडेंट से परचेज कर लिया। अच्छा, अब ये जो पेडल सेंसर्स उन्होंने जो परचेज किए ना, ये डिफेक्टिव थे, मतलब सही नहीं थे, कोई प्रॉब्लम था, कोई इशू था, बाजों का नहीं पता चलता। अब ये डिफेक्टिव थे जिसकी वजह से क्लेमेंट को बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है। अच्छा, अब दोनों पार्टियों ने जो का जो झगड़ा हुआ वो इस बात पर हुआ कि दोनों ने स्टैंडर्ड टर्म्स को ऊपर अप्लाई किया। ठीक है। कि उनकी स्टैंडर्ड टर्म्स अप्लाई होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। जैसे अभी हम क्योंकि केसी बैटल ऑफ द फॉर्म देख रहे हैं, तो बैटल ऑफ द फॉर्म्स के अंदर यही बात है कि अगर पार्टीज अपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते रहेंगे तो फिर तो काम हो गया, तो वो एग्री ही नहीं हुए थे। तो इसलिए ये बैटल ऑफ द फॉर्म्स का इशू बन गया। डिफेंडेंट जो था यानी जो एबी इलेक्ट्रॉनिक यानी जो पैडल सेंसर प्रोवाइड करते थे, वे उनकी जो स्टैंडर्ड टर्म्स के मुताबिक उन्होंने अपने ऊपर किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं ली हुई थी। यानी उन्होंने मेंशन किया हुआ था अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई अगर आपको किसी किस्म का कॉन्सिक्वेंशियल कोई लॉस हुआ या कोई डैमेज हुआ, ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यानी अपनी लाइबिलिटी को उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ था। ठीक है। और अगर कोई रिपेयर वर्क की जरूरत पेश आए नहीं थी उस सूरत में भी उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई 100% रिपेयर वर्क तो हम नहीं करके देंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी रिपेयर की हम लोग ये देखेंगे। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक था। ठीक है। अब ऐसे केस के अंदर होता क्या है कि हम और आप अपनी राय लगाना शुरू कर देते हैं, अगर यूं करते तो अच्छा होता। देखो दोस्तों, F4 कॉन्ट्रैक्ट या F4 की बात करते हैं, जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ हमारे हिसाब से नहीं चलता, ये जजेस के ऊपर होता है कि जजेस को कैसे केस पेश किया गया और फैक्ट हकीकत में क्या थे, दिखाए क्या गए, जो भी है प्रूफ्स जो चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, जो जज को नजर आएगा, जो उसको दिखाया जाएगा, वो उसी हिसाब से फैसला करेगा। अब चाहे यहाँ फैसला सही हो या गलत हो, बहरहाल जो फैसला सुनाया गया उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये किसी दोनों की स्टैंडर्ड टर्म्स के साथ गवर्निंग नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारी नहीं रखी हुई थी। यानी क्लियर था कि नीदर पार्टी हैड एक्सेप्टेड अदर पार्टीज टर्म्स। ठीक है जी, क्योंकि उनकी टर्म्स कुछ थी, इनकी टर्म्स कुछ और थी। तो ऐसे में फिर वो कहा गया भाई क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने पार्टीज ने अपने अपनी स्टैंडर्ड टर्म्स अलग ही रखी हुई थी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता इस सूरत में। हाँ, फिर अब ये था कि आप क्योंकि सिंपली जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू की जो आपने सेल की और वो सेल में कोई गड़बड़ हुई है, तो इस हिसाब से हम बात करेंगे रादर देन के कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की बातें की जाएंगी कि जी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच कहता था आपके फॉर्म के मुताबिक कि भी ब्रीच की सूरत में इतनी पेमेंट होगी, यूं होगा और ये जिम्मेदारियां होंगी। तो दोनों पार्टीज जो थी वो अपनी अपनी टर्म्स के हिसाब से जो है ना वो अपने कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर ही नहीं सकती थी इस केस के अंदर। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को फिर इम्प्लाई कराया गया, कोर्ट्स ने इनको इम्प्लाई कराया। यहां तक दोस्तों बात समझ में आई, ये था हमारा बैटल ऑफ द फॉर्म्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं। देखो ये जो हमारे सामने 5 नाम है ये बड़े क्रूशल है। एक ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन, कैपेसिटी। समझना इस बात को। देखो, ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर का मतलब होता है एक प्रपोजल, और आप अपनी प्रपोजल को क्लियर टर्म्स में बिल्कुल क्लियरली बताते हैं। आप एक प्रपोजल करते हैं किसी भी किस्म का कि भाई हम फला चीज आपको इतने की दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हम आप ऑफर कर रहे हैं कि मैं इतने की ये चीज बेचूंगा। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला मरहला वो ऑफर से ही स्टार्ट होता है। अगर ऑफर होगी ही नहीं तो बंदा एक्सेप्ट कैसे करेगा? मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी है और मैं अभी बेचना तो चाह ही नहीं रहा, ना किसी से कुछ कह रहा हूँ, और आप मेरे पास आए, बोला जी मैंने आपकी गाड़ी खरीदना एक्सेप्ट कर लिया, ये ले पैसे। मैं बोलूंगा भाई मैं बेच ही नहीं रहा, मैंने ऑफर ही नहीं दी आपको, तो आपने एक्सेप्टेंस कैसे कर ली? इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्टेंस
जो है वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ऑफर नहीं होगी। और जब भी कोई ऑफर प्लेस की जाएगी तो एक्सेप्टेंस एज इट इज होनी चाहिए जैसी ऑफर थी। अगर एक्सेप्टेंस करते वक्त आपने अपनी शराइत बता दी तो फिर ऑफर कैंसिल हो जाएगी और आपकी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी, बल्कि ये काउंटर ऑफर कहलाएगी, क्योंकि आपने उसकी ऑफर रद्द करके अब अपनी ऑफर दी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं 10,000 रुपए का ये वाला पेन आपको बेचूंगा, ठीक है। अब ये वाला पेन 10,000 का मैंने बेचने का आपसे कहा, आपने बोला ठीक है मैं इसको 9,000 में खरीदने के लिए तैयार हूं। अब आपने बोला ठीक है मैं तैयार हूं, मतलब एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं आप, तो इसका ये लफ्जों से मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। एक्सेप्टेंस के लिए शर्त ये है कि मैंने बोला 10,000 रुपए में मैं ये पेन आपको बेचूंगा, तो आप बोले ठीक है जी मैं आपसे 10,000 रुपए में ये पेन खरीदूंगा, तो मेरी ऑफर को आपने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर लेंगे, यानी मैं आपको वो पेन दे दूंगा और आप मुझे 10,000 रुपए उसके अगेंस्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे एक्सचेंज हैं, जो प्राइस है इस कॉन्ट्रैक्ट की, का कमर्शियल एलिमेंट जो है वो कंसिडरेशन कहलाता है, जो तीसरा टर्म है। मिसाल के तौर पर जो मैं पेन दे रहा हूँ वो आपके लिए कंसिडरेशन है, और आप जो मुझे पैसे 10,000 रुपए दे रहे हैं वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। तो याद रखो, ऑफर और एक्सेप्टेंस किसी गुड की या किसी चीज के ऊपर होती हैं, और उस चीज को फिर ट्रांसफर करोगे और उसके अगेंस्ट जो भी आपने मांगा है, कोई रकम मांगी है, कोई शेयर्स मांगे हैं या कुछ भी चीज मांगी है, वो कंसिडरेशन कहलाएगी। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब हम चौथी चीज की तरफ चलते हैं, वो है इंटेंशन। इंटेंशन नियत का नाम है, नियत का नाम है। क्यों बता रहे हैं, देखो बाज औकात पार्टीज जो होती हैं वो सिर्फ जबानी कलामी बात तो कर रही होती मगर अभी कॉन्ट्रैक्ट में आना नहीं चाहती, तो वो टाल मटोल करते हैं, रिटर्न में नहीं लाते, एग्रीमेंट नहीं बना रहे होते, जबानी का हाँ हम लेंगे, हाँ हम लेंगे, आप किसी को ना बेचें, और आप उनकी बात मानते हुए बोले अच्छा हमने नहीं बेचा, बाद में उसने इनकार कर दिया खरीदने से और आप बोले मुझे नुकसान हो गया, मेरे पास इतनी पार्टीज आई थी खरीदने के लिए, अब आप कोई आ ही नहीं रहा, आप भी नहीं ले रहे हो, तो आप उसको बाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया था। तो इंटेंशन शो करने के लिए फिर आपको ऑफर एक्सेप्टेंस पूरी लीगली बाउंड एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है। और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, इसी चीज का नाम है कि जब भी आप एग्रीमेंट करें तो फिर उसको फिर नोट डाउन कर लें या राइट डाउन कर लें, लिख लें, टर्म्स को एग्री कर लें, ताकि ये बात वाजे हो जाए कि यस आप इन टर्म्स के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हैं। पांचवी चीज है कैपेसिटी। ये बात याद रखना कि कैपेसिटी का मतलब ये है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना चाह रही हैं उनकी सलाहियत, यानी वो लीगली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए हैं टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है बात। जैसे हम बाज़ औक़ात बात करते हैं ना माइनर्स की, छोटे बच्चों की हम बात करते हैं कि भाई ये जो छोटा बच्चा है या कम उम्र है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आपने बोला नहीं कर सकता, उसकी तो उम्र ही नहीं है। भाई 5 साल के बच्चे से आप क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? कम से कम उसकी जो भी एज एज सेट बाय द लॉ कि भाई वो मैच्योर कब है या बालिग कब होगा, अगर 18 साल की एज बनाई है या 20 साल की एज बनाई है, व्हाटएवर बी द एज, तो जब तक वो उस एज को नहीं पहुंचता वो किसी उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी इस चीज का नाम है कि जो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने जा रही हैं वो लीगली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए हैं। एक बात और अक्सर लोग सवाल कर सकते हैं कि सर क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा रिटन में ही होगा या इसकी कोई और शर्त फॉर्म भी हो सकती है? बेटा कॉन्ट्रैक्ट किसी भी शक्ल में हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मली भी बनते हैं, सही है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत लोग बना लेते हैं और वो उस पर अग्री करके काम भी कर रहे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मेलिटीज जो ना वो जरूरी रिक्वायर्ड भी होती हैं, उनको भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है। तो देखो उसके वैलिडिटी के लिए कैपेसिटी सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर किसी की सलाहियत नहीं होती। कुछ लोगों की रिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी होती है, जैसे बच्चों की, जैसे माइनर्स की, या दिमागी तौर पर मेंटल कैपेसिटी नहीं है किसी बंदे की, ठीक है, या कोई नशे में था, इंटॉक्सिकेटेड था। तो इंटॉक्सिकेटेड बंदा कॉन्ट्रैक्ट अगर करने के लिए आ गया आपसे, तो आप ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाद में अगर वो बोले भाई एक मैंने क्या कर दिया, मैं तो इंटॉक्सिकेटेड था, ये मुझसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है, तो फिर वो इसको प्रूव करने के लिए वो दिखाता है कि जी आप मेरा ब्लड टेस्ट करें, आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड और इस टाइम पर मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट करा लिया गया, आई एम नॉट यू नो I was not in my senses and I was not with the right capacity at that moment.
सॉरी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो वैलिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटी थी। दूसरा फॉर्म, देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए खास फॉर्म होना जरूरी है। अगर वो अपने खास फॉर्म में नहीं थे तो ऐसे में फिर वो उनकी वैलिडिटी पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ईदर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। आप लोग अगर किसी सादा पेपर के ऊपर कोई मुआहिदा कर लेते हैं कि भाई मैं ये करूंगा, अपने दस्तखत भी कर लेते हैं, तो उसका जो फॉर्म है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी, इट मे बी पॉसिबल कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई रद्द कर दे, बोले कि नहीं ये जो जी किसी ने ऐसी बना दिया, ये तो किसी स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए था, इसके लिए खास पेपर होना चाहिए था, ठीक है, 2 कॉपीज होनी चाहिए थी, मेरे पास भी इसके पास भी, तो सिर्फ इसी के पास है, मेरे पास तो है ही नहीं। तो ऐसे में फिर वैलिडिटी के क्वेश्चंस आना भी शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट जो उसमें मौजूद है, यानी क्लॉजेस, मिसाल के तौर पर क्लॉज कुछ भी हो सकता है कि अगर 2 पार्टीज हैं, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ गुड्स सप्लाई करने हैं, लेट्स से कि पेरिशेबल गुड्स हैं, खाने पीने की अशियां हैं, वो सप्लाई करनी है, तो उसमें फिर सर्टेन क्लॉजेस होंगे ना कि देखो जब हम ऑर्डर करें तो हम उसी वक्त भेजना, और क्वांटिटी सही भेजना, क्वालिटी सही होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो हम वापस भेज देंगे, राइट। तो क्लॉजेस जो है ना वो या तो एम्प्लॉयड हो सकते हैं या फिर वो अनलॉफुल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गैर कानूनी किस्म के क्लॉजेस आप उसमें एंटर करें, जो कि आप ये कह सकते हैं कि यार ये किस किस्म की बात है कि अगला बंदा चीज सही भेजे, और अगर आपका बिजनेस आगे चल नहीं रहा तो आप उसको बोले यार चीज में फॉल्ट है, लो वापस ले लो, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये अनलॉफुल किस्म के आप उसमें क्लॉजेस नहीं डाल सकते। तो ये तो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज आपको मैं अभी बता रहा हूँ, आगे केसेस के जरिए से आपको वाजे होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है कि रजामंदी, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त होता है कि जब बगैर किसी अनड्यू किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी प्रेशर के, गलत बयानी के, यानी कि गलती से किसी एक पार्टी को धोखा देकर आपने जो उससे रजामंदी करा ली, तो फिर वैलिडिटी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोई थ्रेट थी या कोई फोर्स थी, बंदा टेंशन में था और जबरदस्ती आपने उसके साथ जो है वो गलत बयानी करके आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने की कोशिश की है, मगर फिर वैलिडिटी फिर नहीं रहती है ऐसे में, ठीक है। फिर एक और चीज, पांचवी जो बात है वो है लीगैलिटी। देखो बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपने तो आपस में एग्री कर लिया, लेकिन पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से वो इलीगल हो सकता है, ठीक हो गया। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है कि ये वैलिड ही नहीं है। तो अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर कोई आके उनको इन्फोर्स कराने की कोशिश करे कि जी इसने ब्रीच किया है, तो कोर्ट ऐसे में इन्फोर्स नहीं करेगा, बोलेगा भाई पहली बात ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम कह रहे हो कि तुम दोनों आपस में भंग की सप्लाई करोगे, और हमारे मुल्क में तो भंग की सप्लाई करना की इजाज़त ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है, तो सबसे पहले तो तुम लोग जेल की सैर कर कर आ जाओ, हमारे वाले तो ये बात करेंगे। बट कोर्ट्स ऐसे में किसी को ये नहीं क्लेम करेंगे कि कोई हिटमैन जो था उसको किसी ने, कंपनी ने बोला था कि भाई फलां शख्स का मर्डर कर कर आ जाओ, एग्रीमेंट ये है, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। अब उसने मर्डर किसी और का कर दिया, बोला मुझे पैसे दो, वो बोले कि नहीं जी आपने सही बंदे को मारा नहीं, और हमने तो कहा था कि सर के बीच में गोली मारनी है, तुमने साइड में मार दी, और ये तो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हो गया। बहरहाल तो वो हिटमैन जो है आके क्या करेगा, क्या कोर्ट में लेकर जाएगा कि भाई इसने मुझसे बंदा मरवाया, पैसे नहीं दे रहे, तो क्या कोर्ट उनको एंटरटेन करेगी, या वो बोलेगी कि हाँ जी चलो पैसे दो इसको, तुमने बंदा मरवाया था, ये क्या बात हुई है, गोली एक मिलीमीटर इधर उधर लग गई, तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है लीगैलिटी बड़ा मैटर करता है, और फिर लीगैलिटी कंट्री टू कंट्री वेरिएशंस के साथ हो सकता है, तो कौन से कंट्री में क्या चीज लीगल है और क्या चीज इलीगल है। तो अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बना, यानी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई चीज थी और वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, तो कोर्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर इन्फोर्स नहीं करेगी, ये बात समझ लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ टर्म्स और बता रहा हूँ। एक टर्म है उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो बाजों का 2 पार्टीज मिलती हैं, आपस में कुछ मुआहिदा करती हैं, और वो मुआहिदा करके अज्यूम कर रही होती हैं कि हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मगर होता ये है कि शायद ऑफर जो की गई थी तो एक्सेप्टेंस नहीं की गई थी, या एक्सेप्टेंस के बजाय काउंटर ऑफर कर दी गई थी, और अगली पार्टी ने समझा कि ये राजी है, ठीक है, तो वो समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जबकि इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि पहली पार्टी ने ये बोला कि ये मैं 10,000 रुपए का पेन तुम्हें बेचूंगा, दूसरी पार्टी ने कहा कि मैं चले सही है लाइन मुझे दे दें, मैं आपको 9,500 दे देता हूँ इसके लिए। तो बेसिकली
ये बोलना कि लाएं ये पेन मुझे दे दें एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि आपने 9,500 बोल के उसकी 10,000 वाली ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली अब आपने ऑफर दी और अगला बंदा पेन दे दे, अगला बंदा पेन पकड़ा दे आपको और आप 9,500 दे दें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। आपने ट्रांजैक्शन बेशक कर ली हो, बाद में आपको ख्याल आए कि यार देखो ये पेन तो सही नहीं था, इसमें तो गड़बड़ थी, और आप शिकायत लेकर गए उसके पास, उसने बोला कि यार बस ये बात तो हो गई हमारा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। अब ऐसे में आप केस कर सकते हो कि भी मुझे पेन ही नहीं सही बेचा, तो वो बोले कि जी पेन बेच चुका हूँ, ये क्या बात हुई। फिर बात ये होगी कि जब कोर्ट जिस चीज की छान पटक करेगी और वर्बल्स और जो वर्ड्स थे उनके बारे में बात करेगी और स्टेटमेंट दोनों देंगे कि जी मैंने इसको कहा था मैं 10,000 में ये पेन दूंगा, इसने कहा था मैं 9,500 रुपए में ये लें, 9,500 में आपसे 9,500 में लूंगा। तो कोर्ट बोलेगा कि भाई आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट एज इट इज नहीं किया, तो इसलिए ऑफर एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, और ये अब सेल ऑफ गुड्स के तहत जाएगा कि अब ये पेन जो था वो सही नहीं था, तब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से डील किए जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट की शराइत पूरी नहीं होंगी तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम उनको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जिसको अवॉइड कर सकती है एक पार्टी। कब? मिसाल के तौर पर कि अगर कोई दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज ने अपने क्लॉजेस भी एग्री किए हुए थे कि अगर कोई पार्टी जो है वो टर्म्स को सही से नहीं फॉलो करेगी तो दूसरी पार्टी इस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का हक रखती होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना बगैर किसी ट्रांजैक्शन के या ट्रांजैक्शन होने के बाद भी टर्म्स के मीट ना होने की वजह से तो एक पार्टी जो है वो अवॉइड कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फिर कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप मसले का हल निकालने से पहले चेक ये कर रहे होते हैं कि जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो या तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा या उसके अंदर जो बात हो रही होगी वो ऐसी हो रही है कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन बनकर आ रही होगी। तो ये चीज फिर हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और मैटर कर रही होती है। यहाँ तक दोस्तों बात समझ में आ गई वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छा, फिर इसके बाद है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं कि ये वैलिड तो है कॉन्ट्रैक्ट, मगर आप किसी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपने हिस्से का पार्ट पूरा करो। प्रेशराइज कर रहे हैं, आगे कॉन्ट्रैक्ट ना करने की धमकी दे दे के बात कर रहे हैं, तो इस किस्म की तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट यानी फोर्स नहीं कर सकते दूसरी पार्टी को कि यू हैव टू डू दिस थिंग। मसलन दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, और ये उनका राइट है कि आप अगर गुड्स को मंगा रहे हैं और अगर दूसरी पार्टी किसी वजह से टाइम पे नहीं सप्लाई कर पा रही तो वो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप दूसरी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते तो इसको कहते हैं अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये नहीं होता कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये याद रखना। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया दोस्तों? अच्छा, अगर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनइनफोर्सेबल था और उस कॉन्ट्रैक्ट के रो से आपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, अब ये याद रखना कि अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई ट्रांसफर कर दी गई है प्रॉपर्टी तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो अब आप इसको वापस रिकवर नहीं कर सकते दूसरी पार्टी से, क्योंकि आपके दरमियान मुआहिदा हुआ है। हाँ, दूसरी पार्टी अपने हिस्से का पार्ट क्योंकि अभी फौरन पूरा नहीं कर पा रही तो आप उसको मजबूर जबरदस्ती नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कोई टर्म ऐसी हो जिसमें ऐसा किया जा रहा हो। होता है ना बाज़ औक़ात कि प्रॉपर्टी की पेमेंट को क्लियर करने के लिए टाइम चाहिए है। कितना टाइम चाहिए जी? 6 महीने चाहिए। अगली पार्टी को 2 महीने बाद शदीद जरूरत आ गई पैसों की, तो वो बोले जी अभी हमारा दो, तो फोर्स कर रहे हैं। अगले ने कहा नहीं हम तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, ये अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते अगली पार्टी के ऊपर, मगर कॉन्ट्रैक्ट की शर्त ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई पार्टी रिफ्यूज कर दे काम करने से, यानी अपने हिस्से का काम करना था वो नहीं करे, ठीक है, या अपने हिस्से की परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने से रुक जाए, ठीक है, तो दूसरी पार्टी उनको फोर्स नहीं कर सकती। यानी क्या होगा, अभी हम दे नहीं सकते या अभी हम परफॉर्मेंस अपनी फौरन कर नहीं सकते, अभी हमारे लिए मजबूरी, तो आप फोर्स नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा जी।
अच्छा दोस्तों, अब कॉन्ट्रैक्ट की हम फॉर्म की बात करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किस शक्ल में होता है। ठीक है, इसकी जो फॉर्म है मतलब आपको ये किस अंदाज में मिलता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म के लिए कोई शर्त नहीं है, और आप ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, और इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट भी हो सकता है, यानी आपके अमल से भी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान कोई काम करने का कहता है कि कल से मैं आके ये काम करूंगा, आप बोलते हैं ठीक है, अगर आके शुरू कर दोगे तो ठीक है, तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अगला बंदा बगैर कुछ बोले आके वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, तो उसका ये अमल, ये एक्शन बेसिकली एग्रीमेंट को शो कर रहा होता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए लिखा हुआ है लफ्ज इन्फर्ड, यानी इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट, यानी आपने ऐसा किया था और बात कुछ ऐसी हुई थी, ये लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किए गए थे कि जिसके अंदर अगली पार्टी अगर परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शुमार कर दिया जाएगा, वरना वो ओरल होता है और रिटन में भी हो सकता है। तो ये किसी भी शक्ल में मिल सकता है आपको। ये बात आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो किसी खास किस्म की फॉर्म के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसे डीड, डीड आपके नाम सुनोगे अक्सर, लैंड के ट्रांसफर वगैरह में जो लीज की डीड बनती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बाय डीड होते हैं। ठीक है, या इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इन राइटिंग, जैसे आपने जमीन का कोई हिस्सा, टुकड़ा बेचने की बात की या हिस्सा बना दिया, या शेयर्स को ट्रांसफर किया तो वो उसके लिए आपने राइटिंग में बनवा दिया, या बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि इन द पास्ट प्रैक्टिस थी, एक चेक, यानी चेक्स का ऑल्टरनेटिव था, चेक्स भी उसी तरह से, या पे ऑर्डर्स आजकल जो आप पेमेंट करने के लिए जो यूज करते हैं टूल्स वगैरह, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। या फिर कंज्यूमर क्रेडिट एग्रीमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये इन राइटिंग भी होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर फॉर्म है। और बाज़ औक़ात कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना वो किसी एविडेंस के लिए राइटिंग में लिखे जा रहे होते हैं, यानी जब आप किसी की ज़मानत दे रहे होते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ डीड जो होती है ना, ये लिखी हुई होना इनके लिए ज़रूरी है, सिग्नेचर होना चाहिए, फिर उसमें उस डीड के हिसाब से जो प्रोडक्ट है या जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर होना, यानी डिलीवरी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपने डिलीवरी कर दी तो बेसिकली डिलीवरी एक कंडक्ट होता है डीड्स के अंदर। डिलीवरी एक कंडक्ट होता है जो ये इंडिकेट करता है कि जो बंदा इस डीड को एग्जीक्यूट कर रहा है वो इस डीड के के हिसाब से, जो कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से बाइंड भी करना चाहता है अपने आप को। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी देते हैं। इसके अलावा बाकी सारे सिंपल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और आपको पता है कि जो लीज, जो कि 3 साल और या 3 साल से ज्यादा की जो लीज होती है वो उनके लिए फिर डीड बनती है। समझ में आ गई बात। अच्छा, कोविडेंट भी किसी प्रॉमिस को या किसी वादे को कहा जाता है, अगर आपको लफ्ज कोविडेंट कोविडेंट नजर आता है कहीं पर भी। यहाँ तक बात समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, ये तो हमारे सामने फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हमारे सामने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनके स्टेटस के बारे में बात की जा रही है। देखो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 को देखो, इसमें बात की जा रही है किसी पार्टी जैन के बारे में, कि जैन एक बिल्डर है, बॉडी बिल्डर नहीं, मतलब एक कंस्ट्रक्शन या उसके हिसाब से, तो एक बिल्डर है और उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सोफिया के साथ, ताकि सोफिया के लिए वो एक नया किचन बनाकर दे दे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, आगे कहते हैं कि मिड वे थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी दरमियान में ही जैन जो ना एक और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, और अब क्योंकि वो उस काम में इतना मसरूफ हो जाता है कि अब वो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली फॉर्म हुआ था, जैन जो था तो सोफिया का किचन भी बना रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में वो फॉर्मली एंटर हो चुका था और काम भी आधा हो चुका था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है। ठीक है, लेकिन क्योंकि फॉर्मेशन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो जैन है वो अब कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंप्लीट नहीं कर सकता या कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश नहीं कर सकता, तो ऐसे में सोफिया के पास क्या राइट है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, यानी कि ठीक है जी, जैन साहब आपने किचन को फिनिश नहीं किया, तो ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं, और वो सू कर सकती है। ठीक है, जैन को सू कर सकती है कि भाई इसने मेरे काम को अधूरा छोड़ा बीच में, तो मैं इसने और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो ये कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहलाता है, देख लो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये। दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सोफिया इसको अवॉइड कर सकती है। एंड यू नो दिस थिंग कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जी, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है अहमद का।
अहमद एग्री करता है अकमल की कार को खरीदने के लिए। अहमद एग्रीज टू बाय अकमल्स कार आफ्टर जैन हैड थ्रेटन्ड हिम विद अ गन सेइंग बाय और डाई। ठीक है, तो हुआ क्या है, अकमल साहब में उनकी गाड़ी है और अहमद ने कहा मैं खरीद लूंगा। और ये कब हुआ, जब जैन ने बंदूक रख ली अहमद के सर पे और बोला कि बेटा गाड़ी खरीद ले वरना गोली। बात समझ में आ गई? तो अब ये थ्रेटनिंग सिचुएशन है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? आपको पता है कि जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं किसी को एंटर करा सकते, तो ये वॉइडेबल भी नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं यहाँ पर। जो धमकी दी है सिंपली, एग्रीमेंट कौन सा, व्हाट एग्रीमेंट है? ठीक है, बंदूक की नोक पे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कराया जा सकता। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट देख ले, वहाज 10 साल का है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जवाद, 44 साल का है, कि वो जवाद का घर खरीद ले। अब मुझे बताओ, जवाद जो फवाद है क्या वो माइनर नहीं है? कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए थी उसकी, तो कैपेसिटी नहीं है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। चौथा कॉन्ट्रैक्ट, मंडे को फरहान ने फरीद की गाड़ी चोरी कर ली। ऑन मंडे फरहान स्टील्स फरीद्स कार। ट्यूसडे को यानी अगले दिन क्या हुआ, फरहान ने जो वो गाड़ी जो चोरी की थी उसको बेच दिया जैन को। अब जैन को ये नहीं पता कि ये गाड़ी चोरी की। अब सिचुएशन बड़ी हो गई है डिफिकल्ट किस्म की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या फरहान लीगली एंटाइटल्ड था उस गाड़ी के लिए? नहीं था, चोरी की गाड़ी बेचने के लिए जा रहा था। ठीक है, अब जैन को तो नहीं पता। ठीक है, तो बेसिकली जो फरहान है उसके पास गाड़ी को बेचने का राइट नहीं था। जब राइट नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ गई बात? तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ यहाँ। नहीं, बात यहाँ पर ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया और जैन अवॉइड कर सकता उसको, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है जी, क्योंकि फरहान ने गाड़ी चोरी की, बेचने की कोशिश की थी या बेच भी दी थी। हाँ, अब आगे क्या होगा जजेस विल डिसाइड। अब इसके लिए हम तो इस पर ये देखेंगे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था कि चोरी की माल किसी को बेचा जा रहा हो। पांचवा कॉन्ट्रैक्ट को देखें, हमजा हैज जस्ट बुक्ड एट हॉलीडे एट हिज लोकल ट्रैवल एजेंट। ठीक है जी, हमजा साहब ने अपने लिए एक हॉलीडे बुक कर लिए। ठीक है, और लोकल ट्रैवल एजेंट से उसने किया। When booking the holiday, he was told surrounding area near the beach was peaceful. सही है जी, जो ट्रैवल एजेंट था उसने बता दिया बुकिंग के टाइम पे कि भाई जिस बीच पे आप जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द बड़ा पुरसुकून इलाका है और बड़ा सुकून है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका हॉलीडे अच्छा बेहतरीन गुजरेगा। अब जब हमजा भाई जब पहुंचे अपनी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे, उन्होंने देखा कि यार इसके करीब तो बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट बनी हुई है, कोई नया फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, वो धुआं धूल मिट्टी अजीब शोर मचा हुआ है, ट्रक और डंपर आ रहे हैं, मिट्टी ला रहे हैं, मिट्टी डाली जा रही है, ये सब कुछ पीसफुल नहीं था। अब मुझे बताओ, हमजा वॉइड ये कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था? तो देखो, बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जब उसने देखा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स मीट नहीं करी थी, तो हमजा अवॉइड कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को सू करके। कैसे? लोकल ट्रैवल एजेंट को वो सू करके अवॉइड कर सकता है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो प्रॉपर्ली फॉर्म था। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली फॉर्म्ड है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अपनी शराइत के हिसाब से, उसकी वैलिडिटी के हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे में पार्टीज अगर मिस सेलिंग की वजह से, गलत बयानी की वजह से चीज को बेचें, तो फिर वो अवॉइड कर सकता है, सू कर सकता है, मुझे गलत बात बताकर ये चीज बेची गई है। तो दोस्तों, इस किस्म के सवालात एक्चुअली हमारे सामने आते हैं, जिसमें हम ये पूछ सकते हैं कि ये सिचुएशन वॉइडेबल है या नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? एक केस और देख लो, HSBD बैंक का केस है और कह रहे हैं कि बैंक हैज एग्री टू लैंड अफजल 10,000 पाउंड फॉर 5 years। ठीक है, अफजल साहब को 10,000 पाउंड 5 साल के लिए उधार देने का बैंक ने एग्रीमेंट कर लिया है। हाँ, तकी साहब जो हैं उन्होंने एग्री किया है बैंक के साथ कि वो अगर अफजल 5 साल बाद ये पैसे नहीं पे करेगा, तो तकी साहब जो है अफजल के बिहाफ पे ये पैसे बैंक को पे कर देंगे। बेसिकली तकी साहब ने क्या किया है, गारंटी दी है
एक बात याद रखना कि जब एक इंसान एक्चुअली गारंटी देता है तो उसकी गारंटी के लिए राइटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, मगर बाज़ औक़ात गारंटी में अगर कोई ख़ास शराइत मौजूद हों तो उन शराइत को एविडेंस करने के लिए राइटिंग में होना भी ज़रूरी है, और जितनी पार्टीज उस गारंटी से रिलेटेड होती हैं वो सब के सब उनका सिग्नेचर भी उसमें आना ज़रूरी है। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि व्हाट मस्ट द पार्टीज डू टू इंश्योर द गारंटी इज वैलिड। तो अब क्योंकि यहाँ पर अफजल साहब के इन पैसों की पेमेंट के लिए तकी साहब जो हैं वो गारंटी दे रहे हैं कि भाई ये वापस कर देगा। अब स्पेशल शर्त क्या है कि अगर वो नहीं करेगा तो मैं दे दूंगा, तो वो लिख के दे दें इस बात को। समझ में आ गई बात? ये ठीक हो गया दोस्तों? तो ये था हमारा बेसिकली वो पोर्शन के जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और उन चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से फिर हम ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।